हेलो स्टूडेंट्स, अवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। आज के इस लेक्चर के अंदर हम अपना डिस्कस कर रहे थे जो हमारा सिलेबस चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसके बारे में आज के इस लेक्चर के अंदर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप हमारा जो ये पीएससी चैनल है उस पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप पॉलिटिकल साइंस की जो प्रीवियस जो वीडियो हमने इसी चैप्टर से रिलेटेड अपलोड की हैं वहाँ से आप उसको जाकर देख सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ में हमारा जो चैनल है पीएससी फॉर सीबीएसई उसको आप शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए और इसके साथ साथ में हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का सीबीएसई का, इसका जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसको हम नेम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नेम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। मैंने आपको बताया था, जो पिछली हमारी क्लास थी वहां पर आप देखोगे, वहां पर मैंने आपको बताया था कि विश्व के अंदर हमारा शीत युद्ध स्टार्ट हुआ, और जो हमारा शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था वो 1945 से स्टार्ट होकर और 1991 तक चला था। और जो शीत युद्ध था ये दो महाशक्तियों के मध्य लड़ा गया था, यूएसए और यूएसएसआर, यानी इसको हम कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरी तरफ है हमारा सोवियत संघ। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये भी जानकारी दी थी कि जो ये हमारा अमेरिका था इसकी जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवादी विचारधारा, और सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो थी साम्यवादी या समाजवादी, ठीक है। तो ये दोनों की अलग अलग विचारधाराएं थी, और इन दो अलग विचारधाराओं के टकराने की वजह से जो द्वंद्व पैदा हुआ, जो संघर्ष और जो तनाव का वातावरण उत्पन्न हुआ संपूर्ण विश्व के अंदर, उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। दो महाशक्तियां आपस में एक दूसरे से निरंतर टकरा रही थीं इस काल में, जिसको हम शीत युद्ध काल कहते हैं। और ये शुरू हुआ था 1945 से लेकर और 1991 तक, ठीक है। अब ऐसे समय में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा विश्व था शीत युद्ध काल में धीरे धीरे करके वो दो भागों में बढ़ता जा रहा था। एक तरफ कुछ देश थे जो अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो रहे थे, कुछ देश थे जो सोवियत संघ के साथ में शामिल हो रहे थे, जिसके कारण से जो हमारा यूरोप था, यूरोप महाद्वीप, वो भी आप देखेंगे कि वो दो भागों में बढ़ गया था। कैसे बटा था? एक तरफ हमारा पश्चिमी यूरोप था, मैंने आपको बताया, और दूसरी तरफ था हमारा पूर्वी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप के 12 देशों ने क्या बनाया था? नाटो बनाया था, और पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने मिलकर वारसा संधि की थी। ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है। तो यानी यूरोप दो भागों में बटा। अगर हम विश्व की बात करें तो धीरे धीरे करके जो हमारा ये विश्व था ये भी दो भागों में बट रहा था। कौन कौन से दो भाग थे? विश्व भी दो भागों में बटा। एक तरफ पहली दुनिया के देश, पहली दुनिया, और एक तरफ हमारी दूसरी दुनिया। पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, ठीक है। इस तरीके से विश्व धीरे धीरे करके दो भागों में, दो खेमों में विभाजित हो रहा था। शीत युद्ध काल के बारे में बता रहे, ठीक है। उसके बाद में दुनिया के कुछ ऐसे भी मुल्क थे, दुनिया के कुछ ऐसे भी देश थे जिसमें भारत भी शामिल था, जो धीरे धीरे करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आज़ाद हुए। उनको कहा गया नव स्वतंत्र देश या नव उदित देश। अब जब वो देश आज़ाद हुए तो उनके सामने दो ऑप्शन थे, दो विकल्प थे कि वो अमेरिका के ग्रुप में जाएं या फिर सोवियत संघ के ग्रुप में शामिल हो जाएं। तो ये एक उनके सामने एक दुविधापूर्ण स्थिति थी। एक ऐसी स्थिति उनके सामने आई कि जिसमें उनको ये सुनिश्चित करना था कि आखिर विश्व जबकि दो भागों में बट रहा है तो हमें कौन से खेमे में शामिल होना है। वो पहली दुनिया का देश बनना चाहेंगे या दूसरी दुनिया का देश।
लेकिन भारत सहित विश्व के अनेक ऐसे राष्ट्र थे जो धीरे धीरे आज़ाद हुए और उन्होंने फिर ये डिसीजन लिया कि हमें किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना है। वो ना अमेरिका के ग्रुप में गए और ना ही वो सोवियत संघ के ग्रुप में शामिल हुए। तो ऐसे देशों को ही क्या कहा गया? ऐसे देशों को कहा गया गुट निरपेक्ष देश। ऐसे देशों के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ उनको कहा गया गुट निरपेक्ष देश। गुट निरपेक्ष देश यानी जो किसी भी गुट का पक्ष नहीं ले रहे हैं, जो किसी भी खेमे में शामिल नहीं हो रहे हैं, जो ना अमेरिका के साथ गए, ना सोवियत संघ के साथ गए, ना जो पहली दुनिया के देश कहलाए, ना दूसरी दुनिया के देश कहलाए। उन्होंने एक तीसरा ही रास्ता अपना लिया, गुट निरपेक्षता का रास्ता। इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसे देश जो किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुए, इनको तीसरी दुनिया का देश भी कहा जाता है। तीसरी दुनिया का देश, इनको तीसरी दुनिया का देश भी कहा गया, इनको गुट निरपेक्ष देश भी कहा गया। ये वो देश थे जो ना इसके ग्रुप में गए और ना इसके ग्रुप में गए। भारत भी किसके अंदर शामिल था? भारत को भी क्या कहा जाता है? भारत को भी तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है। भारत को भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का देश कहा जाता है। ठीक है, भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश रहा है और गुट निरपेक्षता को बढ़ावा देने में भारत की बहुत ही उल्लेखनीय और अग्रणी भूमिका रही है। उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में देश की कमान थी और उन्होंने ही यह फैसला किया कि भारत किसी भी खेमे में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इससे संपूर्ण विश्व में तनाव बढ़ जाएगा और संपूर्ण विश्व में जो वातावरण है वो और अधिक तीसरे विश्व युद्ध के जैसा बन जाएगा। इसीलिए भारत ने ये फैसला कर लिया, भारत ने ये निर्णय लिया कि उसी किसी भी खेमे में शामिल नहीं होना। तो ये इसका बैकग्राउंड एक तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब हम बहुत जल्दी से इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये हमारा टॉपिक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसकी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर ये जो चीज़ें बताई जाएंगी वो अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। लेकिन आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहें, इस तरीके से इस चैनल को अपना प्यार देते रहें और अपने दोस्तों के साथ में भी इस चैनल का जो लिंक दिया हुआ है उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो यहाँ से देखिए टॉपिक शुरू हो रहा है, शीत युद्ध काल। जब शीत युद्ध काल की बात हुई है तो कहाँ से कहाँ तक की बात हुई है? 1945 से लेकर और 1991 की बात हुई है, क्योंकि यही वो काल था जिसमें शीत युद्ध शुरू हुआ। तो आप देखेंगे कि शीत युद्ध काल में दोनों महाशक्तियाँ यानी अमेरिका और सोवियत संघ, जब दो महाशक्तियों की बात आती है यहाँ पर तो हमारे जहन में ये दो नाम आते हैं, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। ठीक है, क्योंकि इन दो महाशक्तियों के बीच में ही शीत युद्ध लड़ा गया। ये दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे को पछाड़ना चाहती थी तथा अपनी विचारधारा को बेहतर और श्रेष्ठ साबित करना चाहती थी, और जिस कारण विश्व में गुटबंदी यानी जो देशों की वजह से, इन दो देशों की वजह से जो ग्रुप बनने शुरू हुए, जिसको क्या कहा गया है? गुटबंदी। इसको बढ़ावा मिला, इसको प्रोत्साहन मिला। यूरोप भी आप देखेंगे कि दो भागों में विभाजित हो गया और कुछ सैन्य संगठन भी बनकर सामने आए, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो। ठीक है, ये कुछ संगठन थे जो विश्व के सामने उभर कर आए थे। इनके बारे में अगर आपको और बेहतर तरीके से समझना है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपको ये बताया गया कि नाटो, सीटो, सेंटो जैसे सैन्य संगठन थे जो अस्तित्व में आए और धीरे धीरे करके आप देख रहे विश्व भी शीत युद्ध काल में दो भागों में विभाजित हो गया, क्योंकि दोनों महाशक्तियाँ तो एक दूसरे को क्या करना चाह रही हैं? पछाड़ना चाह रही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारा विश्व है वो धीरे धीरे करके दो भागों में विभाजित हो गया। एक तरफ पहली दुनिया के देश और दूसरी तरफ दूसरी दुनिया के देश। अब पहली दुनिया के देश कौन है? वह सभी राष्ट्र जो यूएसए के खेमे में शामिल हो गए थे और जो पूंजीवाद में शामिल हुए, ऐसे सभी देशों को पहली दुनिया का देश कहा गया।
वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि वह सभी देश, वह सभी राष्ट्र जो सोवियत संघ के गुट का भाग बने, जिन्होंने साम्यवादी मॉडल को अपनाया, वह सभी देश क्या कहलाए? वह सभी देश कहलाए थे दूसरी दुनिया के देश। तो केवल इसमें आपको क्या बताया गया कि दो महाशक्तियां थीं, दोनों एक दूसरे को पछाड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से कुछ सैन्य संगठन अस्तित्व में आए और दुनिया दो भागों में बट गई, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। पहली दुनिया के देश पूंजीवादी और दूसरी दुनिया के देश साम्यवादी। इसमें आपको ये बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे कि तीसरी दुनिया, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया। अब यहां पर एक तीसरा टॉपिक यहां पर हमारा ऐड हुआ है, इसमें तीसरी दुनिया, वह सभी देश जो किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुए, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था। ठीक है, भारत भी उनमें से एक था। वह सभी देश जो किसी खेमे में शामिल नहीं हुए, जिन्होंने किसी भी खेमे में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, ऐसे देशों को तीसरी दुनिया का देश कहा गया। और मैंने आपको फिर बार बार बता रहा हूं, यहां लिखा हुआ भी है कि भारत भी तीसरी दुनिया का ही भाग था, तीसरी दुनिया का ही हिस्सा भारत था। ठीक है, अब गुट निरपेक्षता का अर्थ देखिए। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी गुट का पक्ष ना लेना। और गुट थे कितने? दो गुट थे, एक अमेरिका का गुट था और दूसरा सोवियत संघ का गुट था। दोनों ही गुटों से एक समान दूरी बनाए रखना और दोनों ही गुटों का किसी में का भी पक्ष ना लेना, दोनों गुटों में से, ये इसका अर्थ है, किसी भी गुट का पक्ष ना लेना। तो भारत के विशेष तौर पर हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब बात करेंगे तो भारत की बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं मैप में हमारा इंडिया है, जो बहुत ही सुंदर नजर आता है विश्व के मानचित्र पर भी, और अगर अकेले भी इसको देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है हमारा भारत का मानचित्र। और भारत को आपको पता है कि आज़ादी कब मिली? भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है 15 अगस्त 1947 को। आप देखोगे कि जो हमारा इंडिया था वो क्या हुआ? इंडिया हमारा आज़ाद हो गया। एक लंबी गुलामी के काल को झेलने के बाद, पराधीनता में रहने के बाद भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। और जिस समय भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उससे पहले ही 1945 में दुनिया में क्या शुरू हो चुका था? शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था। उस समय दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था। भारत को भी यह निर्णय करना था, ये डिसीजन लेना था कि भारत कौन से ग्रुप में, एक तो अमेरिका का ग्रुप और दूसरा सोवियत संघ का ग्रुप, कौन से ग्रुप में, कौन से खेमे में भारत शामिल होगा। भारत किसी भी खेमे में क्या नहीं हुआ? भारत किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, भारत ने गुट निरपेक्षता को अपना लिया। भारत भी तीसरी दुनिया का देश कहलाया। भारत किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ, भारत ने किसी भी गुट का पक्ष नहीं लिया। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम इसी गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ और बातें, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आया कि भारत ने किसी भी खेमे में शामिल होना स्वीकार क्यों नहीं किया? जब भारत के पास में दो ऑप्शन थे, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, तो ऐसी स्थिति में भारत को तो किसी भी खेमे में शामिल हो जाना चाहिए था। लेकिन भारत ने डिसीजन लिया कि भारत किसी भी खेमे में शामिल नहीं होगा, भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बना भारत किसी भी खेमे में शामिल क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ रीजंस लिखे हुए हैं कि वो कारण है जो हम बताते हैं कि जिस कारण से भारत किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बना। तो सबसे पहले लिखा है भारत अपना आर्थिक विकास करना चाहता था। भारत अपने आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। भारत को अपना आर्थिक विकास करना था क्योंकि लंबे समय तक वो गुलाम रहा और गुलामी के कारण वो आर्थिक विकास में पिछड़ गया। अगर वो किसी भी गुट में शामिल हो जाता तो फिर वो अपने आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, इसलिए वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। शीत युद्ध काल में दोनों महाशक्तियों में हथियारों की होड़ चल रही थी, कॉम्पिटिशन ऑफ वेपन
यानी हथियारों को निर्माण को लेकर दोनों में एक तरीके से कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा छिड़ी हुई थी। अमेरिका जितने हथियार बना रहा था, सोवियत संघ उससे भी ज़्यादा बनाने की कोशिश करता, सोवियत संघ से ज़्यादा अमेरिका बनाने की कोशिश करता, और हथियारों से कभी भी किसी का भला नहीं होता। ये बात भारत अच्छी तरह जानता था, इसलिए भारत हथियारों की होड़ से दूर रहना चाहता था और किसी भी ग्रुप में इसी कारण से वो शामिल नहीं हुआ। भारत किसी भी गुट से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता था। अरे भाई एक बात समझिए, यहाँ पर एक तरफ यूएसए है, यहाँ पर यूएसएसआर है। अगर भारत इसके ग्रुप में शामिल होता तो ये दुश्मन बन जाता, अगर भारत इसके ग्रुप में शामिल हो जाता तो ये दुश्मन बन जाता। तो भारत तो दोनों से ही सामान्य संबंध बनाए रखना चाहता था। भारत किसी भी गुट से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता था, जिसकी वजह से वो किसी भी ग्रुप में खेमे में शामिल नहीं हो। भारत अपनी स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि भारत को ये पता था कि अगर वो किसी भी ग्रुप में शामिल हो गया, अगर वो किसी भी खेमे में चला गया, तो फिर वो अपनी मनमर्जी से कोई निर्णय नहीं ले सकता। जो महाशक्तियां कहेंगी वो ही काम उसको फिर करना पड़ेगा। इसलिए भारत किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है बांडुंग सम्मेलन, और बांडुंग सम्मेलन देखिए यहाँ लिखा है 1955 में हुआ था, इंडोनेशिया के अंदर हुआ, जिसमें 2 महाद्वीपों के देशों ने भाग लिया, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के 6 और एशिया महाद्वीप के 23 देशों ने इसमें भाग लिया। 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसका रियल नेम क्या था, एफ्रो एशियाई सम्मेलन, क्योंकि इसमें अफ्रीका और एशिया के देशों ने भाग लिया, यहाँ आप देख पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि यह सम्मेलन बांडुंग नामक शहर में हुआ, इसीलिए इसको बांडुंग सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका एक्चुअल में नाम क्या था, इसका नाम था एफ्रो एशियाई सम्मेलन। और इस सम्मेलन में जब अफ्रीका के 6 और एशिया के 23 देश हो गए, तो टोटल देश कितने हो गए, टोटल देश हो गए हमारे यहाँ पर, टोटल देश हो गए हमारे 29 देशों ने इसमें भाग लिया, जिसमें अफ्रीका के 6 और एशिया के 23 देश थे। ठीक है, इस सम्मेलन में ही नेम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ गई, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी आप स्क्रीनशॉट अगर लेके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों पर बहुत जल्दी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन का सिद्धांत क्या है कि जो देश किसी भी गुट में शामिल ना हो वो शामिल हो सकता है। किसके अंदर, गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर। तो किसी भी गुट में शामिल ना होना, किसी भी गुट का पक्ष ना लेना, हथियारों की होड़ से दूर रहना, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना है, और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद इसका विरोध करना है। रंग भेद, जो काले और गोरे रंग के आधार पर होने वाला भेदभाव था, उसका विरोध करना है। और जितने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश हैं वो एक दूसरे का सामाजिक और आर्थिक विकास करने में क्या करेंगे, सहयोग। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश और उनके नेताओं की चर्चा कर लेते हैं। कहा जाता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 5 देशों ने की थी, और वो 5 देश थे भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना और युगोस्लाविया। और इन 5 देशों के जो नेता जिनकी गुट निरपेक्ष आंदोलन में उल्लेखनीय और अग्रणी भूमिका रही, उनके नाम हैं, भारत से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो, घाना के क्वामे एनक्रूमा और युगोस्लाविया के थे जोसेफ टीटो। ये 5 देश और ये इनके 5 के देशों के नेताओं के नाम, इन्होंने ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की थी। आइए इनके फोटो भी देख लेते हैं हम एक बार, कौन कौन थे ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फोटो भी दिखाई दे रहे हैं कि वो कौन कौन नेता थे। तो यहाँ सबसे पहले भारत से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन उसके बाद में मिस्र से गमाल अब्दुल नासिर, उसके बाद में घाना से वामे नक्रूमा, उसके बाद में इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्णो, और लास्ट युगोस्लाविया के जोसेफ टीटो। ये 5 हमारे नेता थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक नेता कहे जाते हैं। ठीक है, आइए और आगे की ओर जाते हैं हम। और ये लास्ट है हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सम्मेलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का देखिए, हुए तो बहुत सारे सम्मेलन हैं, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, पहला सम्मेलन 7वां, 14वां और 18वां, ये सम्मेलन आपको याद रखना है। ठीक है, 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था युगोस्लाविया में, युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड के अंदर।
और उसके बाद 7वां सम्मेलन 1983 में व्हेन द इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो तब हमारे यहाँ पर नेम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक सम्मेलन हुआ था भारत के अंदर, भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। इसका 14वां सम्मेलन 2006 में हुआ। कहाँ पर हुआ? क्यूबा की राजधानी हवाना में। और इसका 18वां सम्मेलन हुआ 2019 में। अजरबैजान एक देश है, उसकी राजधानी है बाकू, उसके अंदर इसका सम्मेलन हुआ था। इसको याद करने का तरीका आप क्या कर सकते हैं? 18, 19 और 20, लास्ट वाला आप ऐसे याद कर सकते हैं, 18, 19, 20। 18वां क्या है? 18वां सम्मेलन है, ठीक है। हुआ कब? 2019 में हुआ। तो ये 2019 में, ये क्या है? वर्ष। और 20 क्या है? इतने देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 20 नहीं, 120, ठीक है। तो याद करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाल लिया? 18, 19, 20। 18वां सम्मेलन हुआ 2019 में और 120 देशों ने भाग लिया। अब यहाँ पर एक चीज और हमारी लास्ट में रह गई कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में अगर आपसे पूछे कितने देश शामिल हैं, तो आप बताएंगे कि इसके अंदर 120 देश हैं जो इस समय शामिल हैं। तो ये हमारा सारा आज का टॉपिक था गुट निरपेक्ष आंदोलन का। मुझे आशा है कि आपको बेहतर और अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें, इसको इसी तरीके से अपना प्यार देते रहें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट किया कीजिए, क्योंकि उससे हमें कुछ सीख मिलती है, कुछ नया करने का मौका मिलता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में।